तो इसमें हम देखते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में फर्क क्या होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है ना। तो कंप्यूटिंग का हो या प्रोसेसिंग का हो, बात बराबर है। ठीक। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों? तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे मान चलो कि आपके पास कोई लैपटॉप है ना, या कोई सिस्टम है। ठीक है। लैपटॉप है, ये मान लो लैपटॉप है आपका। और इसमें मान चलो कि आपके पास 8 कोर सीपीयू है। ठीक है। और 16 GB रैम है। ठीक। 1 TB हार्ड डिस्क है। तो तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो किसी भी लैंग्वेज का, फॉर एग्जांपल आप रन करते हो सी का या C++ का या पाइथन का। ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का जब आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि वो एक कोर सीपीयू का ही यूज करता है ना, एक ही कोर सीपीयू का ही इस्तेमाल होता है। जबकि आपके पास 8 कोर सीपीयू है। ठीक है। तो जब आप एक ही कोर का सीपीयू का यूज करते हो तो आपका कोड हो सकता है कि 5 सेकंड लेता हो या 10 सेकंड लेता हो, है ना। ठीक है। 10 सेकंड लिया आपका एक कोर सीपीयू पे रन होने के लिए। मान लो कोई आपने मेन डॉट पाई करके एक एप्लीकेशन था जो आपने रन किया। और ये उस एप्लीकेशन को रन होने में 10 सेकंड लिया। ठीक है, जो भी आपने जो भी लॉजिक लगाया। और ये चल रहा है आप एक सीपीयू पे, है ना। जनरली जब भी हम पाइथन में कोई लिखते हैं कोड तो एक ही कोड पे चलता है। बट यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हम इसको और भी फास्ट कर सकते हैं, हमारे पास और कोड है ना। और जो 8 कोर है इसका अगर हम इस्तेमाल करें दोस्तों 8 कोर का, तो हो सकता है कि हमारा ये 10 सेकंड से घटकर हो सकता है कि 2 सेकंड में ही ये काम हो जाए, ये एप्लीकेशन 2 सेकंड में ही चल जाए अगर हम 8 कोर का इस्तेमाल करें तो। समझ रहे हो? तो तो यही होता है मल्टी प्रोसेसिंग। जब हम एक कोर की बजाय, है ना, एक कोर की बजाय हम बहुत सारे कोर, मतलब 2 कोर भी हो सकता है, 3 कोर भी हो सकता है, 4 कोर, 5 कोर, 6, 8, जितना भी सिस्टम में आपके सिस्टम में अवेलेबल है ना। एक से ज्यादा कोड जब हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो हम उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, माने कि मल्टी कोर प्रोसेसिंग, है ना। यहाँ पे कोर हालांकि वर्ड छिपा हुआ है, बट आप समझ सकते हो कि मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मल्टी कोर प्रोसेसिंग, है ना, जहाँ पे आप एक से ज्यादा कोर को, है ना, आप इस्तेमाल करते हो कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए। और उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? उसका बेनिफिट ये होता है कि हो सकता है कि एक कोड पे आपका कोई कोड 10 सेकंड लेता है, तो मल्टी को इस्तेमाल करने से हो सकता है उसका वो रन कम सेकंड में ही हो जाए, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, जो भी जितने भी सेकंड लेगा ना। बट उससे कम होगा अगर आप उस तरह का लॉजिक उसको सेटअप करते हो उस तरह से तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। तो तो एक बार हम इसको कंबाइन करते हैं कि हमने क्या देखा दोस्तों कि जब भी कोई मेन डॉट पाई होता है, ठीक है, मेन डॉट पाई का कोड है, आप इसको रन करते हो एक कोड पे, तो ये मान लो 10 सेकंड लेता है। तो जब हम मल्टीपल को इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल कोड, 2 या 3 या 4, अप टू सिस्टम नेक्स्ट कोड, है ना, जितना भी हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास अभी इस लैपटॉप में 80 कोर था, सॉरी, है ना। इस सिस्टम में सिर्फ 80 कोर है, हो सकता है किसी में 16 कोर आता है, हो सकता है उसमें 32 कोर है, तो मैक्सिमम हम 32 को यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कितना कोर आपके सिस्टम में अवेलेबल है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो ये हम कह सकते हैं जनरली कि ये 10 सेकंड से कम ही लेगा, लेस देन 10 सेकंड लेगा, है ना। लेस देन लेस देन 10 सेकंड लेगा वो कोड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितना कोड इस्तेमाल किया है और आपके प्रोग्राम में किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है। हो सकता है कि दो ही को इस्तेमाल करना चाहोगे आप, तो थोड़ा सा ही हो सकता है 9 सेकंड ही ले। ठीक है। अब 3 को इस्तेमाल करोगे, है ना, हो सकता है कि 8 सेकंड ले। मतलब जितना जितना नंबर ऑफ कोड बढ़ाते जाओगे, हो सकता है कि आपका कोड उतना कम समय में ही रन करने लगे आपका वही सेम कोड एक तरह से, थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद। तो ये होता है दोस्तों मल्टी कोर प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों? तो
अब आप अभी अभी आपने देखा दोस्तों कि जब हम मल्टी कोर की बात करते हैं, मल्टी कोर की बात करते हैं एक लैपटॉप में, ठीक है, एक लैपटॉप में हो सकता है आपके पास 8 सीपीयू है, ठीक। तो जब आपके पास एक सिस्टम में 8 सीपीयू है, आपने सारा यूज कर लिया, ठीक है, सारा यूज कर लिया, आपने सारे कोर का इस्तेमाल कर लिया एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो आपको लगते हैं 10, सॉरी मान लो 2 सेकंड, ठीक है। देखिए हो सकता है कि ये आपके लिए अभी भी उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, आप चाहते हो उसको और कम करना, क्योंकि आपका हो सकता है क्लाइंट जो है और लो लेटेंसी मांगता हो, वो आपको हो सकता है 0.1 सेकंड में चाहता है कि आपको आंसर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो या तो आप दोस्तों, या तो आप एक इससे भी हाई एंड और सीपीयू ले आओ, है ना, 8 की जगह 16 ले आओ, है ना, 8 की जगह 16 ले आओ, या 24 कोर सीपीयू ले आओ, ठीक है, ऐसे कुछ ले आओ, ठीक है। तो चलो एक एक लेवल तक आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, बढ़ा सकते हो। बट कुछ लेवल के बाद दोस्तों एक सिस्टम में उस उतने एक लिमिट के बाद उसका कोर बढ़ाना फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है 32 हो सकता है 64 कोर, है ना, मैक्स आता हो, इससे ज्यादा नहीं आ पाता हो, ठीक है। तो जब इतना कोर पहुंचने के बाद, जब पूरा कोर इतना यूटिलाइज होने के बाद भी अगर जो आपका सिस्टम मतलब क्लाइंट के हिसाब से नहीं दे पा रहा है रिजल्ट, तो आप क्या करोगे उस केस में? उस केस में क्या होता है दोस्तों कि हम यूज करते हैं मल्टी कोर सिस्टम का, मतलब सॉरी मल्टी सिस्टम का, मतलब मल्टी सिस्टम का मतलब दोस्तों, ये लैपटॉप ये है आपका, ठीक है, ये लैपटॉप ये है, और ये दूसरा लैपटॉप है, और ऐसे बहुत सारे लैपटॉप हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत सारे लैपटॉप्स हो सकते हैं। यहाँ पे 1000 से लेके 1 लाख तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द योर नीड, है ना। जैसे गूगल गूगल का है, हो सकता है कि उनके पास सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत पावरफुल बहुत सारे कंप्यूटर्स हो उनके पास, लाखों हो हजारों हो, है ना, 10 लाख भी हो सकता है, बहुत सारे कंप्यूटर होगा। तो क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग में दोस्तों, जब भी आपका कोई कोड आप कोई रन करते हो, जैसे मेन डॉट पाई था, ठीक है, मेन डॉट पाई था, है ना, ये आप क्या करोगे कि इसके अंदर जो भी कोड होगा, है ना, जो भी कोड होगा, वो क्या करोगे कि आप उसमें बहुत सारे टास्क होंगे, उसको पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हो सकता है कि जो टास्क है, कुछ टास्क यहाँ पे करवाओगे, हो सकता है कुछ टास्क यहाँ पे करवाओगे, कुछ टास्क पे करवाओगे, है ना, कुछ टास्क किसी और सिस्टम पे करवाओगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि कोई भी टास्क होगा, अगर बहुत सारे क्लाइंट आपके यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स, मतलब हो सकता है मिलियंस ऑफ क्लाइंट यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से करने से, आपका डिस्ट्रीब्यूट करने से, अपने टास्क को दूसरे सिस्टम में चलाने से, वो हो सकता है कि आपका इंस्टेंस को लोड सह ले, है ना। अगर जो आपको अगर मान लो आप मल्टी सिस्टम यूज नहीं करोगे, तो आप मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि एक ही सिस्टम का यूज करो, तो मैक्सिमम 64 कोर का सीपीयू आता होगा, तो आप 64 कोर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे एक सिस्टम यूजिंग मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग। बट मल्टी सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के थ्रू आप मल्टीपल सिस्टम को अपने मल्टीपल सिस्टम पर अपना टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और पैरेलली चला सकते हो, और ये कोड जो आप देख रहे हो ये पैरेलली चल सकते हैं, है ना, एक ही समय पे ये भी कोड चल रहा है, इस पे भी कोड चल रहा है, इस पे भी कोड चल रहा है, और इस पे भी कोड चल रहा है, और इससे फायदा क्या होगा कि एक ही साथ, और जो मान लो 1000 बंदे ने रिक्वेस्ट डाला है, तो सबका प्रोसेसिंग एक साथ हजारों का पैरेलल हो सकता है, और जिससे आपको एकदम बिल्कुल कोई डिले नहीं मिलेगा लगभग। बट इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान चलो 64 कोड होता, मान लो एक ही सिस्टम होता, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि 1000 लोगों ने एक साथ रिक्वेस्ट मारा है, तो तो कुछ लोगों को तो पहले जल्द दिया जाता, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद आता उन सबका रिजल्ट, मतलब वेटिंग में होता। मान चलो कि आप कोई मेन डॉट पाई चलाते हो, ठीक है, मेन डॉट पाई चलाते हो, तो पहले एक का रिजल्ट प्रोसेस होगा, फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, तो वन बाय वन सिक्वेंसली होता जितना इसके पास पूरी इवेंट यूटिलाइज करने के बाद भी, समझ पा रहे हो? तो ये चीज ऐसा होता है ना, उसमें वेट करना पड़ता, क्रैश सॉरी क्रैश भी कर सकता था वो सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से वो मैनेज नहीं भी कर पाता एक सिस्टम। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है जब आपको लार्ज स्केल पे, जब जब आपको लार्ज स्केल पे आपको कंप्यूटेशन चाहिए, तो आप जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड या मल्टी सिस्टम कंप्यूटिंग आप यूज करते हो, जिससे क्या होता है कि टास्क डिवाइड हो जाता है मल्टीपल सिस्टम पे, और पैरेलली रन होते हैं, और इसकी वजह से आपका मतलब यूजर्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। और सारे सिस्टम में दोस्तों एक तरह से जितने भी कोड है, मान लो कि इसमें 20 कोड है, ठीक है, इसमें 30 कोड है, ठीक है, इसमें 8 कोड है, इसमें 12 कोड है, जितने भी कोड है सारे कोड का एक साथ यूटिलाइजेशन होता है दोस्तों, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का टास्क कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि ये इसमें हम जैसे टोटल 30 कोड है तो 30 कोड ही इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है कि टास्क पे, अगर इसको
इस कंप्यूटर में देने के बाद इसको 4 ही कोर का जरूरत पड़े तो 4 ही कोर इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कोर के लिए हमें 300 कोर का यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो हम डिवाइड कर सकते हैं टास्क, किस तरह का टास्क उसमें और कितने कोर उसका यूज होगा। बट कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये मेन पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई भी एप्लीकेशन है आपका, है ना, जैसे मेन डॉट पाई हमने लिया, इसमें हो सकता है बहुत सारे फाइल्स हो, है ना। तो एक जो मेन पाई होता है, मेन डॉट पाई होता है, वहां जब रन करते हो तो उसमें बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, है ना, सब टास्क हो सकते हैं किसी और भी फाइल में। तो वो सब टास्क को आप ऑफलोड कर सकते हो ना दूसरे दूसरे सिस्टम पे, ठीक है, और वो पैरेलली आपको वो टास्क रन करेंगे, और पैरेलली टास्क रन करेंगे इस पे, और पैरेलली आपको आंसर भी मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे आप अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। उस केसेस में ये सब जरूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है यहाँ तक। ठीक। तो अब जैसे आप बात करते हैं दोस्तों कि पाइथन में जो होता है, सॉरी, अब पाइथन में जो होता है दोस्तों कि मल्टी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है ना। मल्टी प्रोसेसिंग नाम का प्रोसेस या शायद मल्टी प्रोसेस नाम का एक लाइब्रेरी है जो जो सारे कोड को यूज करने का एक तरीका देता है ना। टोटल ऑल कोड को यूज करने का एक तरीका, जिस तरह से जितनी कोड की आपको जरूरत है, तो आप उस हिसाब से कोड में लिख के आप उतने कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने कोड को फास्टर बना सकते हो। ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपको मल्टीपल सिस्टम से कम्युनिकेट करवाना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों उसमें, उसमें आप क्या करोगे, तो उसके लिए भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेरी करके है, ठीक है, रे करके है, और भी स्पार्क वगैरह आते हैं, ठीक है, और डास्क करके आते हैं। तो बहुत सारे जो है, ये सब जो लाइब्रेरी है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में काम करते हैं। मतलब अपने टास्क को दूसरे सिस्टम पे वो आप रन करवा सकते हो। बट जनरली एज ए आई इंजीनियर और बैकएंड डेवलपर, सो हमें सबसे ज्यादा जरूरत, जो अभी सबसे ज्यादा कॉमन है, जो अभी सबसे ज्यादा फेमस भी है, वो है रे। ठीक है, जो एआई बेस्ड टास्क के लिए फेमस है अभी, है ना, और थोड़ा इजी भी है। तो जो हम तो आप कह सकते हो कि अगर आपको मान लो कि कोई एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का यूज करना है और मल्टी सिस्टम का यूज करना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रे पे काम कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छे अच्छे स्टार्टअप जो भी है, वो रे लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी का यूज करते हैं और उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके कारण आपका कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी है, वो पैरेलली मल्टीपल सिस्टम पे रन होता है, जिससे कि आप बहुत सारे लार्ज स्केल पे रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो। दैट इज दैट इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग इज दैट। और जब आप मल्टी प्रोसेसिंग करते हो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आपको हर एक कोर को है ना हैंडल करना पड़ता है कि कौन सा कोर, कितने कोर इस्तेमाल करना चाहते हो। रे में क्या है दोस्तों, जब आप रे यूज करते हो, सॉरी, जब आप रे यूज करते हो, तो तो जैसे देखो, जैसे अब चलो सपोज के सबके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसके पास ये भी सिस्टम है और ये भी सिस्टम है। तो इन सब में कोर है ना, मल्टीपल कोर है, 8 कोर हो सकता है, 16 कोर हो सकता है, 12 कोर हो सकता है। तो रे जो है ऑटोमेटिकली वो हैंडल कर लेता है सारे कोर को, है ना। आपको इन सब में कोई मल्टी प्रोसेसिंग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी कोर में, रे ऑटोमेटिकली सारे कोर को यूज कर लेता है उनको जिस हिसाब से नीड होती है। या आप इसमें बता भी सकते हो कि इस कंप्यूटर पे ये इस कंप्यूटर पे, सॉरी, इस कंप्यूटर पे आप कितना कोड यूज करना चाहते हो किसी भी टास्क के लिए। इवन इवन छोटा सा कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को चाहते हो कि इस सिस्टम पे चले और जिसमें दो ही कोड इस्तेमाल करे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनली वो सिर्फ दो ही कोड यूज करेगा। ठीक है। तो जब आप री इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपको बेसिकली इसके अंदर कोई मल्टी प्रोसेसिंग और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ रे यूज करके आप सारे कोड का मेमोरी प्लस सीपीयू प्लस जीपीयू ये सब हैंडल हो जाती है इसी से। वो सब ट्रैक कर लेते हैं कि कितना किस किस पे अपलोड करना है, किस पे क्या करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
कई कई बार आपको आपको मैनुअली, जैसे अभी मैंने कहा था कि कुछ टास्क है जिसको आप जानबूझ के चाहते हो कि इस सिस्टम पे चले तो उसी सिस्टम पे चलेगा। बट जनरली रे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है कि किस किस पे कौन सा टास्क कैसे हैंडल करना है, जहाँ पे खाली मिलेगा रिसोर्सेस आइडियल कंडीशन पे, वहां पे वो अपलोड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है रे का बेनिफिट। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, तो मेरे दिमाग में क्या एक एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या आया कि जब हम रे से, है ना, रे स्केल कर सकते हैं दोस्तों, है ना, मल्टी सिस्टम पे चलाते हैं, तो क्या हम रे के थ्रू ही हम क्या एक ही सिस्टम पे, है ना, जब मान चलो हम अभी हम मतलब मेरे पास मल्टीपल सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो क्या हम एक ही सिस्टम पे एक ही लैपटॉप है हमारे हमारे पास, तो क्या हम एक ही लैपटॉप को हम एज ए रे यूज कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आया, तो पता चला कि दोस्तों यस, हम रे को भी जो है ना, एक ही भी सिस्टम है हमारे पास, तो उस पर भी हम चला सकते हैं। ठीक है, और इस पे हमें कोई भी चीज मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग में आपको कोड लिखना पड़ेगा, बहुत कुछ कैसे क्या होगा। ठीक है, और जो आप रे में भी ऑटोमेटिकली वो देख सकते हो, रे ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा उसमें, तो रे में आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो बॉयलर प्लेट कोड वगैरह होंगी, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टी प्रोसेसिंग यूज करोगे, ठीक है, मल्टी कोड यूज करने के लिए, तो उसके लिए आपको, तो उसमें जो है, सॉरी, एक मिनट दोस्तों, या तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्तों कि जब आप मल्टी प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, एक ही सिस्टम है आपके पास, तो आप मल्टी प्रोसेसिंग करके भी आप सारे कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए क्या है दोस्तों कि आप मल्टी प्रोसेसिंग करोगे तो उसमें उसको स्केल नहीं कर सकते। मान लो कल को आपको मतलब मल्टी सिस्टम पे स्विच करना है, तो आप मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग का फिर आपको रे का ही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, रे जैसे टूल का या सिलेरी का, कोई भी हो इस तरह के टूल का। तो ये, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एक सिस्टम पे अगर जो हमने सिर्फ रे ही यूज करे, है ना, तो वैसे भी हम मल्टी कोर का ही इस्तेमाल ऐसे भी रे के थ्रू कर लेंगे एक ही सिस्टम पे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप रे भी सीख जाओगे, और रे को कैसे मल्टी कोर में यूज करते हैं उसका फायदा हो जाएगा। बस यही है कि एक नुकसान है कि रे थोड़ा सा क्या होता है कि मेमोरी ज्यादा लेता है। ठीक है, और थोड़ा सा हो सकता है कि अब अगर मान लो मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू आप सारे कोर का यूज करते हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और वो फास्ट रन हो जाए, है ना। जैसे मान चलो कि सपोज आप से मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करते हो, ठीक है, अब तो यूज मल्टी कोर, है ना, तो हो सकता है वो 1 सेकंड में चल जाए। तो रे का जब इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि वो 1.1 सेकंड ले, है ना, 10-20% एक्स्ट्रा टाइम ले, बट बहुत क्लोज ही होगा, है ना, बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, मेरा कहने का मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसके कंप्यूटेशन में। बट फायदा क्या है दोस्तों, फायदा ये है कि कल को आप रे को आप स्केल भी कर सकते हो, है ना। अब मान लो कल को 10 कंप्यूटर पे चलाना है ना, आपके टास्क को अपलोड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रे इजिली आपको स्केल कर देगा। और रे में बहुत आसान है चीजों को अपलोड करना, बहुत आसानी से तुरंत पास ऑन हो जाएगा। तो कई बार ये होता है कि ये सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर जो आप मल्टी कोर प्रोसेसिंग करना चाहते हो, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप रे का ही इस्तेमाल करें, जो आपको रे फायदा करेगा आपको एडी स्केल करने में भी और सीखने में। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो रे का ही इस्तेमाल करती है। तो बट पहले जो है नॉलेज के लिए मल्टी प्रोसेसिंग सीख लो, बट मल्टी प्रोसेसिंग जब थोड़ा बहुत आ जाए तो आप रे एक बार सीख लो, रे को ही एज ए बाई डिफॉल्ट यूज करो अनटिल अनलेस जब आपको बिल्कुल ही लो लेटेंसी चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना करना है, तब मल्टी प्रोसेसिंग यूज कर सकते हो फॉर सिंगल सिस्टम। ठीक है, बट जब आप मल्टी सिस्टम पे आप स्विच करोगे, तो तब तो फिर कोई उपाय ही नहीं, तब तो आपको रे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दैट इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और कह सकते हो आप कि मल्टी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या फर्क होता है, और हम किस तरह से अपने सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि अगर आपको एक सिस्टम में भी अगर जो मल्टी कोर का यूज करना है, मल्टी प्रोसेसिंग करना है, तो आप बेहतर ये है कि आप रे का ही इस्तेमाल करो, तो जो कि आपको दूसरे सिस्टम में भी स्केलेबिलिटी देता है और आसानी से स्केल हो सकता है। ठीक है, बट अगर अगर जो आपको नहीं, आपको बिल्कुल मेमोरी कम चाहिए एकदम, और थोड़ा सा 10% या 20% का फास्ट रन हो, तो अगर वो भी चाहते हो आपको, तो आप फिर एक सिस्टम पे अगर ये आपको चलाना है, तो फिर मल्टीप्रोसेसिंग तो है ही बेस्ट। बट एज ए प्रैक्टिकल वाइज रे भी ऑलमोस्ट सिमिलर इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो थैंक यू।